हम लोग इससे पहले वीडियो में सेलों का श्रेणी क्रम और सेलों का समांतर क्रम संयोग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोग। मिश्रित क्रम का मतलब होगा कुछ सेलें ऐसी होंगी जो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएंगी और कुछ सेलें ऐसी होंगी जो समांतर क्रम में जोड़ी जाएंगी। तो देखिए कुछ सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, इसी प्रकार की कितनी पंक्ति बना दिया यम, उनको आपस में किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में, है ना। इनको पढ़ेंगे आज। कैसे जोड़ते हैं देखिए। मान लिया जाए कि n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, हम चित्र जैसा बनाते हैं उसी के हिसाब से लिखने का प्रयास करिए। ये हमारी बातें हैं, आप अपनी बातें इस चित्र के हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मिश्रित क्रम में क्या क्या लिखेंगे आप देखिए ऐसे। मान लिया जाए n सेलें हैं, चित्रानुसार ध्यान दीजिए, चित्रानुसार उनको जोड़ा गया है। जो n सेलें हैं उसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और उनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस प्रकार की n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब इसी प्रकार की कुल m पंक्तियां जो हैं उनको परस्पर किस क्रम में जोड़ दिया गया? समांतर क्रम। समांतर क्रम में आपको याद होगा कि सभी सेलों का एक एक ध्रुव उनका एक बिंदु से होता है, उनका दूसरा ध्रुव दूसरे बिंदु से होता है। तो इसी प्रकार की कुल कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं और आपस में किस क्रम में जोड़ दिया आपने? समांतर क्रम। ठीक है, अब ऐसे सोचिए आप कि यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो इसी प्रकार की इस एक श्रेणी की ओर देख रहे हैं आप, एक श्रेणी में n सेलें जोड़ी गई हैं तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का भी E होगा, तीसरे का E होगा। इस तरीके से कितनी बार लिखना होगा आपको? n बार, क्योंकि एक श्रेणी में कितनी सेलें लगी हैं? n सेलें। तो E n बार, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? Ne। कितना हो जाएगा? Ne। अब एक सीरीज, यह जितनी सीरीज आप देख रहे हैं इसे, एक पूरे श्रेणी में टोटल विद्युत वाहक बल आपको कितना मिल जाएगा? Ne। इसी प्रकार दूसरे वाले का कितना होगा? Ne। इसी प्रकार तीसरे वाले का Ne। ऐसे कुल कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां किस क्रम में जोड़ी गई हैं? समांतर क्रम में। तो यदि एक श्रेणी में जितने सेल आप लगाएं उनका विद्युत वाहक बल Ne है तो इसी प्रकार चाहे जितनी m पंक्तियां आप समांतर क्रम में जोड़ दो, टोटल पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वह Ne ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए सभी श्रेणियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, अतः पूरे बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? Ne होगा। यहाँ बैटरी मैंने इसलिए लिख दिया कि सेलों के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? बैटरी। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध की बात करें। फिर इसी पर ध्यान दीजिएगा। यदि एक सेल का, यहाँ जो एक सेल लगाए हैं आप, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ऐसे दूसरी सेल का स्मॉल r, तीसरी सेल का स्मॉल r, उस टाइप से कितनी सेलें हैं? n सेलें किस क्रम में जोड़ी गई हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तो एक सेल का यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसी तरीके का दूसरा सेल, तीसरा सेल, कुल कितनी बार लिखना होगा? n बार। तो इस एक लाइन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? nr। इस तरीके से दूसरे वाले श्रेणी का यह भी nr होगा, तीसरे वाले का यह भी nr होगा। इस तरीके से कुल कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं। तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध पूरे बैटरी का यदि हम मान लें कैपिटल R1, कितना मान लें? कैपिटल R1, तो सबको किस क्रम में आपने जोड़ा है? समांतर में। तो समांतर में होगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस R2 R3, ऐसे लगता है फार्मूला। तो 1/nr इस पहले वाले श्रेणी वाला प्लस 1/nr ये दूसरे वाला 1/nr, ऐसे तीसरे वाला। कितनी बार लिखना है? m बार लिखना है, m बार लिखना है। अब m बार लिखेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो हर तो बराबर है, अंश वाला जुड़ जाएगा। एक 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 कितनी बार? m बार, तो m/nr हो जाएगा। तो यहाँ से इसको उलट देंगे तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? nr/n हो जाएगा। यह आ जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। हमने देखिए इधर लिख दिया, यह देखिए इधर लिख दिया है, कुल आंतरिक प्रतिरोध nr/n। ठीक है, अच्छा, कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए पूरी सेलें मिल करके, सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैपिटल R जो है यह बाह्य प्रतिरोध दिखा रहा है और अंदर वाला आंतरिक प्रतिरोध जो है उसको आपने किससे मान लिया? टोटल R1 से, ऐसे माना है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो आंतरिक और बाह्य जोड़ दो, लिखेंगे पूरे कुल प्रतिरोध। लिख दीजिए सीधे, क्या लिखना? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप खुद जोड़ दो, R1 और प्लस R। तो R1 की वैल्यू कितना है? nr/m और प्लस R, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यदि पूरे बैटरी में प्रवाहित जो धारा है वह कितनी है? I, तो वह कुल धारा I का मान किसके बराबर होगा? आप सूत्र पढ़े हैं, कुल विद्युत वाहक बल, कुल
विद्युत वाहक बल, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बोलते हैं ना, बटे बटे कुल प्रतिरोध, बटे कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला है। आप इसी में वैल्यू रख दीजिए, धारा आ जाएगी। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल NE है, ठीक है, बटे कुल प्रतिरोध कितना है, तो आप यहाँ निकाले हैं ना NR अपान M और प्लस कैपिटल R, ठीक है, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस M का इसमें मल्टीप्लाई होगी, M ऊपर चला जाएगा, तो MNE बटे NR है ना, NR प्लस MR, M के साथ देखिएगा कैपिटल में R है ना, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल R आंतरिक, ये मिल गया कुल धारा। एक बार फिर से सुनिए, कैसे कैसे आपने कहा, कहेंगे N सेलें हैं, मिश्रित क्रम में श्रेणी और समांतर दोनों रहता है, ठीक है, कहेंगे N सेलें हैं, चित्रानुसार देखिए, उन प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसी प्रकार की M पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जोड़ी गई। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो श्रेणी क्रम में जुड़ी एक श्रेणी में जितने भी सेलें होंगी उनका कुल विद्युत वाहक बल NE होगा। इसी प्रकार की कुल कितनी पंक्तियां हैं, M पंक्तियां हैं, लेकिन किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः पूरे बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल NE ही रहेगा, ठीक है। अब कहेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसी प्रकार की N सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, तो एक श्रेणी का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, NR होगा, ऐसे ही लिख देंगे NR होगा। तब कहेंगे इसी प्रकार की M पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, यदि एक श्रेणी का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है तो M पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो समांतर क्रम में कितना होगा, तो मान लेंगे कि माना वह कितना है, R1 है, कितना मानेंगे, R1। तब समांतर क्रम का फार्मूला लगाइए, 1/R1 बराबर 1/NR, इसे कितनी बार लिखना होगा, M बार है, क्योंकि M पंक्तियां हैं, तो जोड़ेंगे तो M/NR हो जाएगा, ठीक। तो R1 की वैल्यू जैसे उलट गया तो इधर भी उलट जाएगा, NR/M हो जाएगा। अब कुल प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक में बाह्य जोड़ देंगे, तो आंतरिक में बाह्य जोड़ दिया, कुल प्रतिरोध आ गया। तो धारा I बराबर विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध आपने लिख के ये सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। अब इसके आगे देखिए, जैसा कि इसके पहले आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ये बात लिखी थी कि कब धारा का मान अधिकतम हो जाता है, कब न्यूनतम हो जाता है ना, तो वही बात इसमें भी अब चलेगा। देखिए I का मान आपके पास आ गया, I का मान आ गया MNE बटे NR प्लस MR, ये मिल गया। अब आप गणित के नियम से देखिए, यह न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, यह अंश यह है, अगर हर का मान जितना छोटा होगा या मान जितना कम होगा उतना I का मान ज़्यादा होगा, कन्फर्म है। तो लिख सकते हैं आप कि I के अधिकतम मान के लिए, I के अधिकतम मान के लिए, I के अधिकतम मान के लिए NR प्लस MR न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। तो आप गणित के नियम से इतना समझ सकते हैं कि इसका मान जितना कम होगा I उतना ज़्यादा होगा, कन्फर्म है। आगे चलते हैं, ये बात समझ रहे हैं ना, आगे चलते हैं। इसकी मान कैसे निकालोगे आप, तो हम लिख सकते हैं NR प्लस MR बराबर, अब ध्यान दीजिए इस न्यूनतम मान को हम निकाल रहे हैं, कितना न्यूनतम कर सकते हैं। तो एक बात आप सोचिए कि NR प्लस MR की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ NR माइनस MR पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट NR MR। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, आई समझ में। देखिए मैं कैसे लिख दिया, आप एक फार्मूला पढ़े हैं ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना। हम उसी सूत्र से अगर इस पर लगाएंगे, देखिए तो आप कहेंगे ना NR का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस कितना होगा, माइनस NR का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ अंडर रूट NR का होल स्क्वायर करें, इसको अंडर रूट MR का होल स्क्वायर करें, अब ज़्यादा ठीक जाएगा। देखिएगा अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, आप समझिएगा इसको, और माइनस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस MR हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, हमने अंडर रूट इसलिए लगाया जब होल स्क्वायर करेंगे तभी यह मिलेगा, इसका होल स्क्वायर करिए अंडर रूट NR का तो NR मिलेगा। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ तो A स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया,
प्लस बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट यहाँ से भी हट गया, माइनस 2 अंडर रूट एन आर और अंडर रूट यम आर, ये बचेगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हम इसके जगह पे मान रख रहे हैं ना, तो इसके जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, तो इतना जो ज़्यादा हो रहा है, देखिए ये माइनस में जितना मिल रहा है इतने हमने प्लस में इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ताकि यह इससे क्या हो, कट गया, और यही वैल्यू मिले जो दाएं पक्ष में हमने बाएं पक्ष में लिखा है। ठीक ना, ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो उसी तरीके से इसके जगह पर यह अब लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फिर गौर करिए कि इसका मान न्यूनतम करने के लिए इसका मान न्यूनतम करना पड़ेगा। ठीक ना, लिखेंगे एन आर प्लस यम आर के न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट यम आर का होल स्क्वायर न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, यह न्यूनतम होना चाहिए। अब यह ध्यान दीजिए, यह पूर्ण वर्ग है, यह तो पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग वाला जो मान होता है वह न्यूनतम कितना हो सकता है, तो पूर्ण वर्ग वाली चीज़ें ऋणात्मक तो होंगी नहीं, तो न्यूनतम मान 0 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक ना, तो कहेंगे कि परंतु पूर्ण वर्ग होने के कारण अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट यम आर का होल स्क्वायर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः इसका न्यूनतम मान शून्य होता है, शून्य होगा। ठीक, अब लिखेंगे अतः अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट यम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम कितना कर देंगे, 0। न्यूनतम मान के इसका मान क्या करेंगे, 0। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल ले लोगे तो हो जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट यम आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा, 0। या गणित के लिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट यम आर। देखिएगा, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। ठीक, अब वर्ग करेंगे, अच्छा वर्ग करेंगे जब तो एन आर हो जाएगा, ये करड़ी हट जाएगी, बराबर यम आर हो जाएगा, बन गया ऐसे। या यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन आर बाई एम, एन आर बाई एम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यम आर। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, एन आर बाई एम, यही किसके बराबर है, R1। R1 क्या था, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब एक बात समझिएगा कि यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 का मान बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाए, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाए, तो उस दशा में परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो मिश्रित क्रम में धारा का मान अधिकतम आपको कब मिलेगा, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर। इसके पहले आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा था, उसमें एक में आपने पढ़ा था कि आंतरिक प्रतिरोध का जब मान कम होता था तब धारा का मान ज़्यादा मिलता था, एक में पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने की दशा में धारा का मान ज़्यादा मिलता था, और एक कंडीशन में आपने अभी भी देखा कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाता है तभी वैद्युत धारा का मान क्या मिलेगा, आपको अधिकतम मिलेगा। यह है मिश्रित क्रम। ठीक है।